हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, आरबीआई ने एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की 3 श्रेणियों का विलय करके किस नई श्रेणी का ऐलान किया है? ऑप्शंस है एनबीएफसी ऋण कंपनी, एनबीएफसी निवेश और ऋण कंपनी, एनबीएफसी निवेश कंपनी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सबको ध्यान देना चाहिए। ये एनबीएफसी के मामले में अभी आरबीआई बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, करेक्टिव मेजर्स ले रही है। उसी के तहत एक और नया मेजर्स लिया है। उन्होंने एनबीएफसी की जो पहले की 3 श्रेणी थी उसको मिलाकर एक में मर्ज किया, और वो मर्ज करके उसने जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। उसने एक कैटेगरी बनाया एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, यानी एनबीएफसी आईसीसी। ये एक नया कैटेगरी बना है एनबीएफसी के तहत। किस 3 कैटेगरी को मर्ज किया गया है समझिए। ये 3 कैटेगरी है एसेट फाइनेंस कंपनी, ऋण कंपनी यानी लोन कंपनी, यानी एनबीएफसी जो एलसी थी लोन कंपनी उसे, एनबीएफसी एएफसी थी उसे, और एनबीएफसी आईसी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। इन तीनों को मर्ज करके अब आईसीसी बनाई है एनबीएफसी। ये याद रखना है कि ये नया कैटेगरी क्या है। अब इन तीनों का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी थी कि जब भी किसी एसेट को फाइनेंस करने में, यानी जब कोई भी एसेट बनाया जाता है उसके लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो ये एएफसी एनबीएफसी थी जो पैसे लगाती थी। जैसे ट्रक का मैन्युफैक्चर हुआ, ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर हुआ, कुछ ऐसे जिससे कि एसेट बनाया जाए, तो वो फॉल हो जाते थे एसेट फाइनेंस कंपनी में। जो लोन कंपनीज थी जो कि लोन देते थे लोगों को कि अपनी इंडस्ट्री शुरू करे, अपनी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करे, वो। और निवेश कंपनी थी जो कि इन्वेस्टमेंट करे। तो ये तीनों को मिला के उन्होंने बना दिया है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। अब थोड़ा मैं आपको एनबीएफसी के बारे में बता दूं। टोटल 10,190 एनबीएफसी अभी भारत में वर्किंग है, जो कि काम कर रहे हैं। उसमें से 95% जो है वो किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं लेते, और ये जो 5% से कम है वो एक्सेप्शन है कुछ जहाँ पे डिपॉजिट लिया जाता। नहीं तो बैंक और एनबीएफसी में यही सबसे बड़ी डिफरेंस है कि बैंक जहाँ आपसे डिमांड डिपॉजिट लेता है वहाँ पे एनबीएफसी कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता। ये वही डिपॉजिट लेगा जो उसने लोन में दिए हैं और जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। एनबीएफसी कैसे बनता है? इसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो है इसको रजिस्ट्री किया जाता है। उसके बाद किसी भी कंपनी को एनबीएफसी का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए इसे आरबीआई की अप्रूवल लेनी होती है। तो ये सारी बातें थी एनबीएफसी के बारे में, और किस तरह से उसका मर्जिंग करके अब उन्होंने एक नई कैटेगरी एनबीएफसी आईसीसी बनाई है। याद रखना है इसे। हाल ही में इनमें से किसे वन नेशन वन कार्ड योजना को लॉन्च किया? ऑप्शंस है अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। सही जवाब ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जब वो अहमदाबाद के मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, यानी उसका शिलान्यास चल रहा था, उसी समय उन्होंने पूरे पैन इंडिया मोबिलिटी को लिए कि कहीं भी आप जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं, आपका सिर्फ सिंगल कार्ड की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप टोल टैक्स भर सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं। और ये सारा जो है कहाँ से ये सपोर्टेड होगा? ये होगा आपका रुपे कार्ड के थ्रू। रुपे कार्ड के थ्रू इन्होंने वन नेशन वन कार्ड योजना को शुरू किया है। इसके तहत होगा देश भर में मेट्रो सेवाओं, टोल टैक्स समेत किसी भी परिवहन शुल्क का भुगतान आप सिर्फ एक कार्ड रखेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे। संकल्पना वही थी कि अभी तक आप अगर मेट्रो कार्ड अलग है, रेलवे का कार्ड अलग है, आपका टोल टैक्स आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से देते हैं, पैसे निकालने का कार्ड अलग है। अब मिला जुला के सरकार ने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि एक देश एक कार्ड, वन नेशन वन कार्ड को इसको शुरुआत किया। और वो जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो हुआ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी के तहत, कि पूरे देश में एक ही नेटवर्क हो। जैसे हम कहते हैं कि वी स्टैंड एज ए नेशन, हम लोग एक हैं एज ए राष्ट्र के रूप में, तो हमारे पास अब कार्ड भी एक ही होगा। अब इसके तहत आप बस का किराया चाहे दे दें, टोल टैक्स दे दें, पार्किंग का दे दें, खरीदारी कर लें, पैसे निकाल लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। आज का तीसरा सवाल, रिजर्व बैंक ने हाल में 4 बैंकों पर 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें से किस बैंक पर नहीं लगाया गया?
यानी जो 4 बैंक पे लगाए हैं उनमें से ये 4 में से कौन ऐसा बैंक है जिस पे नहीं लगा है? ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक। सही जवाब एक्सिस बैंक। बाकी के ये 3 बैंक है, कर्नाटक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और करूर वैश्य बैंक। इन चारों को मिला के टोटल 11 करोड़ का जो है जुर्माना लगा, जिसमें कर्नाटक बैंक को 4 करोड़, यूबीआई और इंडियन आईओबी को 3 करोड़, 3-3 करोड़ दोनों को और 1 करोड़ ये, तो कुल हो गए 11 करोड़ का टोटल जो है फाइन इस पे लगाया गया। क्यों लगाया गया समझिए। एक मैकेनिज्म है स्विफ्ट। ये क्या करता है? ये जब भी आप इंटरनेशनली कहीं से आप पैसा लेते हैं तो ये इंडिया के बैंकिंग नेटवर्क के साथ एक कनेक्शन जोड़ता है और यहाँ से जो भी पैसे लेने वाले हैं उसकी जो है क्रेडिट कैपेबिलिटी चेक की जाती है, ये एक स्विफ्ट सिस्टम के तहत। इस स्विफ्ट सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उसका सही से अनुपालन नहीं किया गया, उसके ऊपर काम नहीं किया गया, उसको लेके ये जुर्माना लगाया गया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपको नीरव मोदी का केस याद होगा, नीरव मोदी, साथ ही पीएनबी घोटाला भी याद होगा। पीएनबी का जो 14,000 करोड़ का स्कैम हुआ था, जो नीरव मोदी ने पैसे लिए थे पीएनबी के एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा के इंटरनेशनल मार्केट से, और वो सारा पैसा पीएनबी को अब चुकता करना पड़ रहा है। ये जो धोखाधड़ी हुई थी ये स्विफ्ट के सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसे का लेन देन हुआ था। तो ये जो पीएनबी घोटाला हुआ था इसी प्रणाली में गलत तरीके से काम करने को लेके, तो इसको लेके अब आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई। अगर इसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो आरबीआई आपके ऊपर फाइन करेगी, और ये जो 11 करोड़ का फाइन ठोका गया है इसी काम के लिए। अगला सवाल, इस साल कुंभ ने 3 क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई, इनमें से किस क्षेत्र में ये रिकॉर्ड नहीं बनाया गया? 3 क्षेत्रों में बनाया गया और इनमें से कौन सा चौथा है जिसपे नहीं बनाया गया? ऑप्शन है सबसे बड़ी मेडिकल हेल्प टिप, सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन, मेरी शहर योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग कवायद, सबसे बड़ी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है कुंभ को नहीं मिला, बाकी इन तीनों में ही कुंभ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपना बनाया है। क्या किस किस चीज़ों में? सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और क्राउड मैनेजमेंट के लिए। पूरे जो प्रयागराज में हुआ था, तो मेरी शहर योजना जब कुंभ शुरू हुआ उससे पहले शुरू किया गया, ताकि शहर के जो भी दीवार हैं जो गंदे हैं उस पर आप पेंटिंग शुरू कर सकें। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिंग कवायद था। और सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र भी वहाँ पे शुरू किया गया, जिसको लेके इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया। इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग याद रखिए, बहुत आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो समापन है प्रयागराज कुंभ 2019 का समापन 4 मार्च 2019 को हुआ। कब हुआ? जब महाशिवरात्रि का अंतिम आयोजित और अंतिम जो शाही स्नान था उसके साथ ही ये हो गया। और ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो बना था 24 फरवरी से 4 मार्च के बीच। इन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था गिनीज बुक वालों के सामने, और फिर जाके ये रिकॉर्ड को बनाया गया। तो इस तरह कुंभ ना सिर्फ एक यहाँ पे लोगों के अपने भावना का ख्याल रखा, ना सिर्फ यहाँ पे जो हमारे एक पारंपरिक जो एक धार्मिक अनुष्ठान है वो पूरा हुआ, बल्कि इसने अभी के दुनिया में ये बता दिया है कि हम अपने यातायात में, भीड़ प्रबंधन में, जो है अपशिष्ट निपटान में, हम किसी भी चीज़ों में हम दुनिया में किसी से कम नहीं है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका एक जीता जागता सबूत है। आज का अगला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 15, 10%, 20%, 12%। सही जवाब है ऑप्शन बी 10%। आप सबको मैंने काफ़ी बार बताया है कि 10% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया, प्रेसिडेंट की उस पर मंजूरी मिली, अब स्टेट सारे गवर्नमेंट भी अपने अपने कर रहे हैं। अब इसी को लेके जम्मू कश्मीर का जो कि एक स्पेशल उसके लिए कैटेगरी है अनुच्छेद 370 के तहत जो भी कानून होगा वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, उसके लिए सेंटर से अलग से उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। उसी के तहत इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट है उसने अध्यादेश लाया, और फिर अब वहाँ पे भी जो जनरल वर्ग के लोग हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या वहाँ के जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 10% का रिजर्वेशन अब मिलेगा। उसके साथ ही क्या हुआ, वहाँ पे जो आरक्षण अध्यादेश 2019 है उसे भी मंजूरी दी गई।
क्या होगा इसके तहत? जो भी SC ST के लोग हैं, ये जो SC ST है, अब उन लोगों को भी वहां आरक्षण मिलेगा। और क्या किया, पहले क्या होता था, जो LOC के पास, जो LOC के सटे हुए गांव में जो लोग रहते थे, सिर्फ उन्हीं को पहले आरक्षण मिलता था। अब इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में भी जो जम्मू कश्मीर के पास जो लोग रहते हैं, उन्हें भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि 2004 के बाद से नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किया। आज का अगला सवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईज सुधार सूचकांक पर पहली रिपोर्ट जारी की। इससे किन संस्थानों की प्रगति को मापा जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स। सही जवाब ऑप्शन ए PSB। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके किस तरह से प्रगति हुई है, उसको लेके सेंट्रल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर अरुण जेटली ने ईज, एक ये क्या है, रिफॉर्म इंडेक्स है, और ये रिफॉर्म इंडेक्स जो है वो 7 पैमानों पे कम से कम 140 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स हैं इसके, इस पे लेके सभी PSB को वो नापती है कि किसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, और उसी के ऊपर ये एक रैंकिंग देती है। अगर इस 6 विषयों की बात करें तो ये 6 विषय हैं कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे ईज फॉर कस्टमर कंफर्ट। दूसरा विषय है रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, ये सारा आपको याद रखना है। तीसरा हो जाता है क्रेडिट ऑफ टेक, जिसमें ईज फॉर द बोरोअर एंड फिर उसका किस तरह से आप डिलीवरी देते हैं क्रेडिट, वो है। चौथा इसका जो सब्जेक्ट है वो है PSB एज उद्यमी मित्र, उद्यमी मित्र। पांचवा हो जाएगा डिपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, और छठा हो जाएगा इंश्योरिंग आउटकम्स, यानी जो डेवलपिंग, जो पर्सनल, जो उनके जो बैंकिंग पर्सनल होते हैं, उनको किस तरह से आप डेवलप करते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट के ऊपर 140 हमारे मैट्रिक्स हैं, जिसके ऊपर PSB को एक तरह से रैंकिंग दी जाती है। इसमें जो बैंक के जो सुधार के जो एजेंडा है, जो इसके रिफॉर्म एजेंडा है, उसमें PNB टॉप किया है, और जो जिस तरह से उसने एग्जीक्यूट किया है इन रिफॉर्म एजेंडा को, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI का नंबर आता है। तो ये एक है, एक रिफॉर्म उन्होंने स्टार्ट किया है, एक इस तरह से मैट्रिक्स के ऊपर, इस सूचकांक के तहत इस सब के प्रदर्शन को दिखाएगा। तो आगे आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा कि PSB बैंकों में कौन सबसे बेहतर, इस जो ये जो इंडेक्स, इस पे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर हो सकता है कि आगे RBI एक्शन भी ले। आज का अगला सवाल, 2022 एशियाई खेलों की समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जर्नैल सिंह, रणधीर सिंह, किमचिंग, पंकज प्रसन्ना। सही जवाब ऑप्शन बी रणधीर सिंह। समझिए, ये रणधीर सिंह इंडियन वेटरनर एक है, जो कि इन्हें जो ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने इन्हें अभी जो भी वहाँ पे हमारे जो खेल चलेंगे हांगझो चाइना में, जो एशियन गेम्स होने वाला है, उसका जो एक समन्वय समिति होगा, उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया है रणधीर सिंह को। रणधीर सिंह की बात करें तो वो 1991 से 2015 तक 24 वर्षों तक OCA, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, उसके महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और आज का आखिरी और 8वां सवाल, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर AK-203 मॉडर्न राइफल बनाने के लिए भारत रूस आयुध कारखाने का उद्घाटन किया? ऑप्शन है अमेठी, रायपुर, रांची, अहमदाबाद। सही जवाब ऑप्शन ए अमेठी। अमेठी में इंडो रशिया का एक ज्वाइंट प्रोसेसिंग के तहत एक इंडस्ट्री, एक कारखाना शुरू किया गया। कैसा कारखाना? आयुध कारखाना। क्या होता है आयुध कारखानों में? यहाँ पे बंदूकें, गोली बारूद, ऐसी चीजें बनती है जिससे कि जो आर्मी को यहाँ पे इंटरनली सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो AK-203 बनेगा, ये AK-47 का बहुत ही एडवांस वर्जन होगा, और इस एडवांस वर्जन के साथ जो भारतीय सेना अभी इंसास राइफल यूज करती है, उसके जगह अब ये AK-203 राइफल को इस्तेमाल करेगी। कितने बनेंगे यहाँ अमेठी से? 7.5 लाख राइफल बनेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, जो कि सशस्त्र सेनाओं को मदद देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देगा।
तो ये जो एक फैक्ट्री है उसे अमेठी में उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे और देखेंगे मैंने जो सवाल पूछा था आपसे उसका सही जवाब क्या है। हाल ही में किस राज्य ने सस्ती और पोषण सहायता अन्न योजना की शुरुआत की? ऑप्शंस थे असम, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने अपना जो बजट 19-20 किया है उसमें उन्होंने अन्न योजना को चलाने का घोषणा किया, जिसके तहत सिर्फ 1 रुपये में चावल हर परिवार में दिया जाएगा जो भी गरीब लोग होंगे उनके लिए। साथ ही इसमें और भी बहुत सारी योजनाएं, आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए, आपका तो एक रिब्रश भी हो जाएगा और आपको सारी चीज़ों का ध्यान भी हो जाएगा। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में रुचि जगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन है युवा अंतरिक्ष, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, स्पेस फॉर चाइल्ड, कोई नहीं। अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें जागरण जोश।